अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप के कल वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और उसके अंदर करंट अफेयर्स के मैंने एमसीक्यूज बताए थे और दूसरी जो वीडियो थी वो न्यूज़पेपर से रेलिवेंट थी और आप लोगों के मैंने कमेंट्स भी देखे थे। और थैंक यू फैंटेसी ट्रेजर, चौधरी शवाल, प्रभा बाजवा, असरा जफर खान और सना तारी का क्वेश्चन आया था कि सर ये कहाँ से हम प्रिपेयर कर सकते हैं एमसीक्यूज। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एमसीक्यूज को आपने कहाँ से करना है प्रिपेयर और कैसे करना है, ठीक है, ताकि आप लोग खुद भी इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज मैं वो आपको बताऊंगा न्यूज़पेपर में से किस तरह इन एमसीक्यूज को निकालते हैं और किन चीज़ों को जो है मद्देनजर रखते हैं। फिर दूसरी जो न्यूज़पेपर और वीडियो थी उसके ऊपर मुदस्सिर का कमेंट आया था, तो थैंक यू मुदस्सिर। तो आप लोग कमेंट्स जो है किया करें और अपना फीडबैक वगैरह मुझे मेरे साथ शेयर करते रहा करें और अपने जो भी क्वेश्चंस हो वो पूछा करें। उसके अलावा आप लोग जो हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियोस को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी जो है वो फायदा हो। तो आगे बढ़ते हैं जी आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहले जो है वो नैब नैब को 2020 में जो सार्क है उसका एंटी करप्शन फोरम है एक, जो 2000 लगभग 2016 में कायम हुआ था ये एंटी करप्शन फोरम सार्क का। तो नैब को सार्क एंटी करप्शन फोरम का हेड जो है वो इलेक्ट कर लिया गया था 2020 में। अपॉइंट नहीं आएगा, इलेक्ट आएगा कि सार्क कंट्रीज के जो मेंबर्स उन्होंने इलेक्ट किया था। अब पेपर में एमसीक्यू में आ सकता है, पीपीएससी में स्पेशली, कि नैब स्टैंड फॉर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ठीक है। इसके अलावा नैब का इदारा कब कायम हुआ? ये 1999 में कायम हुआ, ठीक है। 1999 के अंदर जो था ये नैब का इदारा ये कायम हुआ। अच्छा, अब आप लोगों ने इसका याद रखना है कि नैब कब कायम हुआ और सार्क का जो, अब सार्क कब कायम हुई ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखें इसे। सार्क जो है ये 1985 के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन कायम हुई है। साउथ एशिया की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 8 मेंबर्स हैं, ठीक है, 8 मेंबर्स हैं सार्क के। इसका जो हेड क्वार्टर है, ठीक है, उसका आपको पता होना चाहिए, खटमंडू के अंदर सार्क का हेड क्वार्टर है। आगे मूव करते हैं हम। और सार्क का आइडिया किसका था? ये बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट थे जियाउर रहमान साहब, उनका आइडिया था सार्क का। अगला जो इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स में से आ सकता है वो जो हमारे फेमस पोइट्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनकी डेथ का भी पूछ लेता है एग्जामिनर। तो लास्ट ईयर 10 मई को फेमस एक्टर, फेमस कॉमेडियन, फेमस पोइट अत्तर शाह खान का इंतकाल हुआ था। अत्तर शाह खान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में और वो उस नाम से ज्यादा जाने जाते हैं और वो रोल था जेदी का। तो जेदी का जो किरदार है वो अख्तर शाह खान ने निभाया और ये पीपीएससी में क्वेश्चन कहीं आ भी चुका है। तो ये आपने याद रखना है कि अख्तर शाह खान ने जेदी का जो रोल है वो प्ले किया था। आगे मूव करते हैं। दयामिर भाषा डैम। दयामिर भाषा डैम ये 1998 से ये प्रोजेक्ट जो है ये इसकी बातें चल रही थी प्रोजेक्ट की। और कई दफ़ा जो था कि गवर्नमेंट्स ने इसके संगे बुनियाद भी रखा लेकिन प्रैक्टिकली काम नहीं स्टार्ट हो सका। 13 मई 2020 को दयामिर भाषा डैम का फॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट पावर चाइना और पावर चाइना चाइना की कंपनी है और पाकिस्तान की तरफ से जो कंपनी थी वो थी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, पावर चाइना, ठीक है, ये अब काम करेंगे। और वापडा जो है उसके मातहत होती हैं डैम्स, तो वापडा जो है एज अ सुपरवाइजरी अथॉरिटी जो है वो देखेगा इस सारी चीज़ों को। दयामिर भाषा डैम किस दरिया के ऊपर बनेगा ये भी पेपर में आ सकता है। तो दयामिर भाषा डैम जो है ये रिवर इंडस के ऊपर बनेगा, ठीक है। तो रिवर इंडस के ऊपर ये डैम जो है वो बनाया जाएगा। दयामिर भाषा डैम ये डुअल पर्पस डैम है, यानी
इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करेगा 4500 मेगावाट, और इसके अलावा ये ये तकरीबन 6.4 मिलियन एकड़ फीट वाटर स्टोरेज कैपेसिटी भी रखता है। तो दयामिर भाषा डैम से पाकिस्तान के अंदर जो वाटर शॉर्टेज है वो 50% तक डिक्रीज हो जाएगी, यानी हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आज के हमारे ये तीन ही थे करंट अफेयर्स के। अब जो है वो आप एडिटोरियल्स और न्यूज़पेपर का जो है वो 7:45 पे वीडियो को देख लीजिएगा। बल्कि मैं इस तरह करता हूँ कि आज से जो है वो इतना लंबा गैप नहीं रखता, मैं उनको भी मैं इकट्ठा ही कर देता हूँ आज से, और आज से 7:15 वाली वीडियो के अंदर ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अभी मैं आपको न्यूज़पेपर का करवाता हूँ पोर्शन, और न्यूज़पेपर को मैं ओपन करने लगा हूँ। न्यूज़पेपर के अंदर देखें, ये फ्रंट पेज ओपन किया है इसका। फ्रंट पेज के अंदर पहला आया कि पंजाब डोल्स आउट मैसिव अपलिफ्ट फंड्स इन अपलिफ्ट फंड्स फॉर पीटी लेजिस्लेटर मींस एमपीएस, जो मेंबर्स हैं उस पार्लियामेंट के। इसको ओपन करता हूँ, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर के ऊपर कि ये किस तरह आ सकता है। अच्छा जी, ये ओपन हो गया। आई होप कि आपको, एक मिनट रुकिएगा। तो ये ओपन कर लिया मैंने। अब इसके अंदर देखें कि पेपर में क्या आ सकता है। सबसे पहली चीज, आपको चीफ मिनिस्टर पंजाब का नाम पता होना चाहिए। पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज आ सकते हैं, एफपीएससी के अंदर नहीं आएगा, ना सीएसएस के अंदर आएगा। उस्मान बुजदार चीफ मिनिस्टर पंजाब। उसके अलावा यहाँ से जो एमसीक्यू बन सकता है वो बन सकता है पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर का क्या नाम है। मखदूम हाशिम जवां बख्त पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम है, ये भी पेपर में आ सकता है। आईएमएफ स्टैंड्स फॉर, ये आपको पता होना चाहिए। आईएमएफ का हेडक्वार्टर क्या है वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से जो पेपर है, एनएफसी। एनएफसी स्टैंड्स फॉर नेशनल फाइनेंस कमीशन। एनएफसी का हेड कौन होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन इसे हेड करता है। और एनएफसी वगैरह पे ये मैं वीडियोस भी बनाऊंगा। उसके अलावा यहाँ से क्या एमसीक्यू आ सकता है, क्योंकि अभी सना तारीख का क्वेश्चन था कि हम किस तरह इन चीज़ों को करें। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, ये आपको पता ही है, 2018 से की गवर्नमेंट है। उसके अलावा नहीं है, उसके अलावा कोई भी एमसीक्यू नहीं है। तो आगे अब जो है वो मैं बढ़ता हूँ कि आगे पेपर में और क्या आ सकता है, उसको देखते हैं हम। तो न्यूज़पेपर को मैंने दोबारा ओपन कर लिया है। फिर ये फॉरेन मिनिस्टर वार्न्स अगेंस्ट ब्लेमिंग फॉर अफगानिस्तान अनरेस्ट। इसको ओपन करते हैं, इसमें क्या है। अच्छा जी, अब इसके अंदर एमसीक्यूज क्या आ सकते हैं पेपर में। पहली चीज के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फिर इसके अलावा अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट का क्या नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अशरफ गनी उनके प्रेसिडेंट का नाम है। अफगानिस्तान का कैपिटल कौन सी सिटी है, काबुल है। ठीक है। अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का क्या नाम है, हामिदुल्लाह। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाए हैं। फिर उसके अलावा, हाँ, यूएसए ने किस डेट से अपने ट्रूप्स को बाहर निकालने का जो था वो स्टेप स्टार्ट कर लिया। तो 1 मई से इन्होंने स्टेप स्टार्ट कर लिया था, और 11 सितंबर तक इन्होंने अपने तमाम फौजियों को अमेरिका ने बाहर निकालना है। तो 1 मई से इन्होंने पहला
जो इनखला का प्रोसेस था वो, यानी फौजी वापस बुलाने का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट किया था यूएसए ने। उसके अलावा और कोई भी इसमें से एमसीक्यूज नहीं आ सकता, क्योंकि अभी हम फेज 1 के अंदर है, तो इसलिए मैं डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा। और फेज 2 तभी स्टार्ट होगा जब 50,000 सब्सक्राइबर्स होंगे, तो तब फेज 2 में स्टार्ट करूंगा और डिटेल के अंदर मैं आपको करवाऊंगा ये सारी की सारे जो डिस्कशन हुआ करेगी डिटेल में। अच्छा जी, आगे जी, गवर्नमेंट टू फोकस ऑन स्पीडिंग अप प्रोग्रेस सेज प्राइम मिनिस्टर। तो इसके अंदर से भी कोई नहीं आएगा एमसीक्यू। पोस्ट फैक्टो, एक मिनट इसको ओपन कर लेते हैं। पार्लियामेंट के ये आर्टिकल है, तो इसको देखते हैं कि इसमें से क्या हो सकता है। अच्छा जी, ये मैंने ओपन कर लिया है। पोस्ट फैक्टो नोड ऑफ पार्लियामेंट sought for rupees 1.2 trillion grants. The parliament will be required to give post facto approval to a record 1.2 supplementary grants for expenditure over another re-appropriations budget documents so। यानी आप कह लें कि बजट के पास होने के बाद भी पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बाद में 1.248 ट्रिलियन की जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होंगी, ठीक है, उनकी मंजूरी देगी। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो है ये बाद में दी जाती हैं कि जब बजट खत्म हो जाता है किसी इदारे का, किसी चीज का, तो उसे फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट मिलती है। तो इसके अंदर जो एमसीक्यू आ सकता है, अभी मैं वही देख रहा हूँ कि एमसीक्यू इसमें से जो आ सकता है, FBR स्टैंड फॉर। FBR का आपको पता होना चाहिए, FBR का चेयरमैन कौन है ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में आ सकता है, ठीक है। फिर उसके अलावा बाकी ये जो फैक्ट्स है, ये जो फिगर्स है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं जी, आगे क्या पेपर में आ सकता है। शहबाज शाउटेड डाउन बाय ट्रेजरी एमएनए, ये पेपर में नहीं आएगा, इसको रहने दें। और अब पेज नंबर 2 के ऊपर 35% ऑफ एडीपी गोज टू साउथ पंजाब। एडीपी होता है एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो 35% जो सालाना तरक्याती बजट है वो साउथ पंजाब को दे देगी। गवर्नमेंट फाइल्स अपील अगेंस्ट एमएनए ज्वेलरी बेल, इसे रहने देंगे, पेपर में नहीं आना। 182% इंक्रीज इन हेल्थ बजट, इसको भी रहने दें। आपको वैसे हेल्थ मिनिस्टर का पता होना चाहिए, हेल्थ मिनिस्टर का नाम क्या है। और टैक्स ऑन इलेक्ट्रिक कार, ठीक है, ये पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ नए टैक्स लगाए हैं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा कोर्ट समन जरदारी फेक अकाउंट्स केस, तो ये भी पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। और पंजाब का जो बजट आया है ना इस साल, वो सरप्लस आया, यानी पंजाब गवर्नमेंट की जो इनकम है वो ज्यादा है और अखराजात कम है, तो ये मुनाफे वाला बजट इस साल आया है। गवर्नमेंट ऑपोजिशन ट्रेड एलिगेशंस ओवर कंट्रीज इकोनॉमिक वॉर्स, तो इसको देखते हैं इसमें से क्या आ सकता है। इसको मैंने ओपन किया। गवर्नमेंट एंड opposition trade allegations of a country's economic woes, तो the government and opposition had responsible। तो इसके अंदर देखें, पहले चीज है कि सेनेट के अंदर ओपोजिशन लीडर कौन है। यूसुफ रजा गिलानी जो है वो सेनेट के ओपोजिशन लीडर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नैब का आ गया,
PSDP। PSDP स्टैंड फॉर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका याद रखें। फिर सेनेट के अंदर लीडर ऑफ द हाउस कौन है? वो डॉक्टर शहजाद वसीम है, लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस सेनेट में कौन होता है? जो गवर्नमेंट पार्टी होती है, जो ट्रेजरी बेंचेस के अंदर जो लोग बैठे होते हैं, उनके ऊपर ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर जो लोग बैठे होते हैं, उनका जो लीडर होता है वो होता है लीडर ऑफ द हाउस। जिस भी पार्टी की वफाकी हुकूमत होती है, जिसकी फेडरल गवर्नमेंट होती है, वो नॉमिनेट करती है लीडर ऑफ द हाउस। बेशक उसका सेनेट में एक सेनेटर हो, लेकिन लीडर ऑफ द हाउस हमेशा फेडरल गवर्नमेंट वाली पार्टी का होगा। आगे देखते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर से कोई एमसीक्यू नहीं आ सकता। हाँ, पाकिस्तान का जो शिप ब्रेकिंग यार्ड है ना, वो गडानी में। ये आपने याद रखना है कि गडानी के अंदर है पाकिस्तान का शिप ब्रेकिंग यार्ड। तो गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड का आपने याद रखना है जी। आगे देखते हैं। कंफ्यूजन प्रिवेल्स अमंग कोविड-19 सर्वाइवर्स ओवर वैक्सीनेशन, इसको रहने दें। पाकिस्तान ईरान ऑफिशियल डिस्कस बॉर्डर सिक्योरिटी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बॉर्डर की कितनी लेंथ है, ये पेपर में अक्सर आता है। इसके अलावा पाकिस्तान ईरान जो बॉर्डर है वहां पे इंटरनेशनल क्रॉसिंग कहाँ कौन सी है, वो भी पेपर में आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये क्लिक किया मैंने जी, पाकिस्तान ईरान ऑफिशियल डिस्कस बॉर्डर सिक्योरिटी। तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, वो स्टार्ट होता है डिस्ट्रिक्ट चागी से, और जो इंटरनेशनल क्रॉसिंग है पाक ईरान बॉर्डर पे, पाकिस्तानी साइड पे वो तफ्तान की है, और ईरानी साइड पे वो जाहिदान की है। ये आपने याद रखना है। ठीक है। अच्छा, अब पाक ईरान जो बॉर्डर है, इसकी लेंथ जो है वो 909 किलोमीटर है। तकरीबन तकरीबन 900 किलोमीटर भी कई जगह पे आता है इसका। आगे देखते हैं जी कि आगे क्या चीज जो है वो पेपर में आ सकती है। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होंगे ना, जो भी होंगे ऑनरेबल चीफ जस्टिस, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो नेशनल को पहले देखते हैं, एंड पे मैं एडिटोरियल्स करवाता हूँ। अच्छा जी, लॉयर्स मर्डर ट्रिगर्स प्रोटेस्ट इन बनू, ये नहीं आएगा। मॉडल रिजोर्ट सेटअप इन नगर टू प्रमोट इको टूरिज्म। ठीक है, नगर कहाँ पे है? गिलगित बल्तिस्तान में है। गिलगित बल्तिस्तान में है जी नगर वैली। केपी गवर्नमेंट टू मेगा अपलिफ्ट प्रोजेक्ट्स, ये भी नहीं आएगा। अच्छा जी, ये बैक पेज को मैंने ओपन किया। इसके अंदर इस्लामाबाद कैपिटलाइज ऑन कराची, ये नहीं आएगा। फिर पाकिस्तान रशिया एग्री टू कोऑपरेट फॉर अफगान सेटलमेंट, इसको आप पढ़िएगा लाजमी कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और बाकी इसमें यही था। अब एडिटोरियल्स की तरफ मूव करते हैं। बल्कि इंटरनेशनल तो मैंने छोड़ दिया। इंटरनेशनल में से भी जो आ सकता है, हेड ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैमिली डाइज इन इंडिया, तो ये लाजमी सहारा फैमिली का हो सकता है।
ये भी देखते हैं। बल्कि सॉरी, ये सहारा फैमिली वाले नहीं थे। एक मिनट रुकिएगा, मैं वो ओपन कर लूँ फिर उसको पढ़ते हैं। तो ये मैंने ओपन कर लिया जी। हेड ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट फैमिली डाइज इन इंडिया, 76-year-old man who had 39 wives and 94 children। ठीक है, इनकी डेथ हुई है जी जूना छन्ना की। और सहारा परिवार का अगर आप में से किसी को पता है तो सहारा परिवार एक कंपनी है, सहारा, जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा परिवार या फैमिली कहलवाता था, या वो क्लेम करता था। तो सहारा के ऊपर भी मैं एक वीडियो जो है वो बना के अपलोड करूंगा कि सहारा की क्या स्टोरी थी। तो आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, जनता बिगेन्स सूची ट्रायल ऑन एग्जॉस्टिव चार्जशीट। तो आंग सान सूची जो थी ये स्टेट काउंसलर थी म्यांमार की। और म्यांमार में आपको पता है कि कू हुआ है इसी साल, और मिलिट्री जनता का वहां पे रूल स्टार्ट हो गया। श्रीलंका अरेस्ट कैप्टन ओवर शिप फायर पोल्यूशन। श्रीलंका की अथॉरिटीज ने एक शिप के कैप्टन को पकड़ा है, ठीक है, पोल्यूशन की बेसिस के ऊपर कि उसकी शिप के अंदर जो उसकी कैपेसिटी है उस शिप की, या उस शिप के अंदर जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो ज्यादा पोल्यूशन को वो क्रिएट कर रहा है। ट्रक अटैक सस्पेक्ट लाइकली टू बी चार्ज विद टेररिज्म। तो कनाडा के अंदर जो वाकया हुआ ये उसके बारे में है। पिटफॉल्स अराउंड फॉर इसराइल्स डिस्परेट रूलिंग। अच्छा, इसके अंदर इसराइल के अंदर आपको पता है कि नेतन्याहू जो उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हम कहेंगे, तो नेतन्याहू जो 12 साल तक इसराइल के प्राइम मिनिस्टर रहे, उनकी संडे को छुट्टी हो गई है। नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वहां पे आए हैं, बेनेट। तो पहला आज का हमारा एडिटोरियल हम देखते हैं कि पहला हमारा एडिटोरियल कौन सा है। ठीक है। हाँ, इसके अलावा इंटरनेशनल का जो पेज 2 है उसको मैंने ओपन किया। इसमें से जो एमसीक्यू आ सकता है वो नेटो, नेटो का आपने देखना है कि नेटो क्या चीज है, नेटो स्टैंड्स फॉर, नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका जनरल सेक्रेटरी कौन है, नेटो कब कायम हुआ, इसके कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, एक चीज ये। दूसरा G7, G7 का इजलास हुआ है, ये कहाँ हुआ है। ठीक है। और इसके अंदर जो मेन फोकस था वो बेसिकली था चाइना ही है। तो चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, या जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं, ये मेन टारगेट था G7 का। ठीक है, G7 ग्रुप का। तो एडिटोरियल्स की तरफ हम मूव करते हैं। स्पोर्ट्स में से भी आता है, स्पोर्ट्स का भी मैं आपको बताता हूँ, स्पोर्ट्स में से भी एमसीक्यू आते हैं। स्पोर्ट्स में से ये जो ग्रैंड स्लैम विन किया है, यानी फ्रेंच ओपन का जो टाइटल विन किया है नोवाक जोकोविच ने, इसका आपने याद रखना है। ठीक है, कि सबसे ज्यादा फ्रेंच ओपन के टाइटल्स विन किए हैं राफेल नडाल ने, जिनका ताल्लुक स्पेन से है। तो जोकोविच ने इस दफा ये दूसरी दफा ये फ्रेंच ओपन का टाइटल विन किया है। तो जोकोविच का आपने याद रखना है। ठीक है। उसके अलावा इसमें से पाकिस्तान बैक सिल्वर एट एशियन ताइक्वांडो इवेंट। तो ये इसको पढ़े, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है एशियन ताइक्वांडो इवेंट में, तो ये पेपर में एमसीक्यू आ सकता है। ये भी आ सकता है कि एशियन ताइक्वांडो इवेंट ये हुआ कहाँ पे है, इसे आपने लाजमी देखना है। तो डॉन को आप अपने मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर के ऊपर भी ओपन कर सकते हैं। और जो चीज़ें मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ, आप 5 मिनट के अंदर सारी चीज़ें देख सकते हैं। और आपके एमसीक्यूज जिस तरह मैंने ये आपको करंट अफेयर्स के करवाता हूँ, ये आपके एमसीक्यूज आपके पास ये रेडी होंगे। ठीक है। तो आपके एमसीक्यूज आपके पास ये रेडी होंगे। उसके अलावा जी, न्यूजीलैंड ब्रिलियंट
इसके अंदर से इतना भी खास नहीं है, तो ये नहीं आएगा। अब कर चलते हैं जी एडिटोरियल की तरफ, जो बड़ी देर से मैं आपको बता रहा था एडिटोरियल का। एडिटोरियल की तरफ अब मूव करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला एडिटोरियल है, हमारा आज का जो पहला एडिटोरियल है वो है मिडल ईस्ट फ्लाइट के ऊपर। ये इस एडिटोरियल के अंदर बेसिकली जो पैनल है एडिटोरियल का डॉन का, वो ये बताना चाहते थे कि मिडल ईस्ट का आपको पता है कि वहाँ पे 20 साल से 25 साल से 30 साल से डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इतने इतने पीरियड से डिफरेंट डिक्टेटर्स जो थे वो रूल करते रहे थे। जिस तरह जो मुर्सी थे, उनसे पहले इजिप्ट के अंदर आपको पता है मोहम्मद मुर्सी इजिप्ट के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, उनसे पहले इजिप्ट के अंदर डिक्टोरियल रूल ही था। और मुर्सी के बाद भी डिक्टेटर ही वहाँ पे बैठे हुए जनरल सीसी। लीबिया के अंदर मोहम्मद कजाफी डिक्टेटर, उससे पहले बादशाहत थी, ठीक है। अल्जीरिया के अंदर, तुनीसिया के अंदर जो निज़ाम था, यमन के अंदर जो सिस्टम था, शाम के अंदर एक ही फैमिली की गवर्नमेंट। तो मिडल ईस्ट के अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट हुई 2011 में, जिससे वेस्टर्न वर्ल्ड ने कहा जी ये अरब स्प्रिंग है, यानी ये एक न्यू डेमोक्रेसी यहाँ पे जन्म लेगी और जो डिक्टेटरशिप है वो ख़त्म होगी, वन मैन शोज ख़त्म हो गई यहाँ पे। लेकिन वो बेहतरी आने की बजाय वो तमाम की तमाम जो चीज़ें थी वो ख़राब हुई। अब जो मिडल ईस्ट है, ये सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये अपने नाम की तरह, जो अपने नाम की तरह ये इकोनॉमी का, ठीक है, और जियो पोलिटिकल जो सिनेरियो है, जो जियो पोलिटिकल कंसर्ट है, वर्ल्ड कंसर्ट है, उसका ये मिडिल पॉइंट है। सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व यहाँ पे हैं, सबसे ज्यादा गैस रिजर्व यहाँ पे हैं, एलएनजी के रिजर्व यहाँ पे हैं, ट्रेड यहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट के अंदर अगर पीस है, मिडिल ईस्ट के अंदर अगर अगर पीस नहीं है, वायलेंस है, तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका असर पड़ता है। मिडिल ईस्ट के अंदर यूएस की कंपनीज हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर यूके की कंपनीज हैं, फ्रेंच कंपनीज हैं यहाँ पे, और भी यूरोपियन कंट्रीज की यहाँ पे कंपनीज हैं जो कि ऑयल इंडस्ट्री के अंदर, गैस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है दुनिया का। इवन कि आप कह लें कि लैटिन अमेरिका से भी इंपॉर्टेंट है, ये अफ्रीका से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मिडिल ईस्ट के अंदर यूएसए का मेन अलाई भी है, जिसे हम इसराइल कहते हैं। तमाम की तमाम मुस्लिम मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन मुस्लिम कंट्रीज में एक इसराइल है। तो इसराइल के जितने भी इंटरेस्ट होते हैं, उसे डिफेंड कौन करता है? उसे यूएसए डिफेंड करता है। तो इसके अंदर पैराग्राफ 2 के अंदर उसने यही बताया कि इसराइल ने जिस तरह ये लास्ट डेज के अंदर गजा के ऊपर बमबारी की, तल अवीव जो है कैपिटल है इसराइल का, तो इसराइल अब अपना कैपिटल तल अवीव से शिफ्ट कर रहा है जेरूसलम में। तो गजा के ऊपर जिस तरह इसराइल ने बमबारी की, और जो खामोशी इख्तियार की अरब वर्ल्ड ने, जिनकी नई नई दोस्ती हुई है इसराइल के साथ, अब्राहम एकॉर्ड्स का आपको पता ही है। तो अभी इसराइल के अंदर प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है, नेतन्याहू की छुट्टी हुई है, बेनेट साहब जो हैं वो आए हैं इसराइल के प्राइम मिनिस्टर। और बेनेट की जो पास्ट में पॉलिसीज थी वो कोई इतनी खास ठीक नहीं थी वो भी, यानी बेनेट भी जो है ये हामी रहा है इलीगल सेटलमेंट्स का। ये इलीगल सेटलमेंट्स के हैं, गैर कानूनी आबादकारी किस चीज़ की? ये जो इलीगल सेटलमेंट्स है ना, ये बेसिकली यहूदियों की रिहाइश गाहें हैं, यहूदियों की ये अपार्टमेंट्स हैं, इनकी ये कॉलोनीज टाइप्स हैं, जो वो फलस्तीनियों की ज़मीनों पे जाके बनाते हैं। यानी पहले फलस्तीनियों को निकालते हैं एक जगह से, उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जा करते हैं, ठीक है, या उनकी ज़मीनों को धक्के से खरीदते हैं, मतलब दुनिया को शो करवाते हैं कि हमने ये खरीदनी है,
फिर वहां पे घर बनाते हैं। जब वो घर बना लेते हैं, वहां पे एक घर नहीं बनाते, कई घर बनाते हैं। अपार्टमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, हजारों लोगों के कॉलोनी टाइप वो एक सेटलमेंट कायम कर लेते हैं। जब ये कायम हो जाती है, उसके बाद उसको भी वो इसराइल डिक्लेयर कर देते हैं। यानी इसराइल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फलस्तीन की ज़मीनों पे इलीगल सेटलमेंट्स के साथ कब्जा करता जा रहा है। तो इनके जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो भी कोई नेतन्याहू से अलग थलग नहीं है। उनकी भी पॉलिसीज जो हैं वो इसी तरह की हैं कि फलस्तीन की ज़मीनों के ऊपर कब्जा किया जाए। अच्छा, इसके अलावा अब देखते हैं हम कि फ़लस्तीन का सलूशन क्या होना चाहिए, ये क्या निकल सकता है। और फ़लस्तीन का सलूशन तब तक नहीं निकल सकता जब तक अरब वर्ल्ड जो है अपना एक पॉजिटिव रोल ना प्ले करे, या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो अपना पॉजिटिव रोल प्ले ना करे। तो वेस्टर्न वर्ल्ड स्पेशली यूएसए को अपनी पॉलिसीज को जो है वो देखना पड़ेगा कि क्या वो वाकई ह्यूमन राइट्स का चैंपियन है या अपने इंटरेस्ट को सेव करने का चैंपियन है। अब जो फ़लस्तीन की सिचुएशन है वो तो एक साइड पे है, इसराइल जो है वो सीरिया और लिबनान के ऊपर भी बमबारी करके तो उनकी जो सोवरेनिटी है उसको ब्रीच करता है, ठीक है, इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी करता है इसराइल, सीरिया और लिबनान की आबादियों के ऊपर बमबारी करके, ठीक है। लेकिन उसे कोई पूछने वाला नहीं है, तो ना उसे कोई कह सकता है, क्योंकि यूएसए जो है उसके साथ है। और कोई भी करारदाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आती है तो यूएसए जो है उसे वीटो कर देता है। और बाकी कंट्रीज भी भाग भाग के करारदादें इसलिए नहीं लेके जाती यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्हें पता है ये यूएसए से ये मैक्सिमम चांस होते हैं वीटो करने के। तो अब देखते हैं जी इसराइल के जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, मिस्टर बेनेट, ये क्या करते हैं अपनी पॉलिसीज के अंदर, क्या चेंज लेकर आते हैं। तो अगला जो एडिटोरियल है उसको मैं ओपन करता हूँ। अगला एडिटोरियल है जी थॉटलेस रिक्शन के नाम से। इसके अंदर बेसिकली कराची के बारे में एडिटोरियल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कराची के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्लाहात लाने के लिए जो है वो फैसले दिए हैं और ऑब्जर्वेशंस दी हैं। उन ऑब्जर्वेशंस में, उन डिसीजंस में से एक ये भी है कि कराची के जो नाले हैं मेन दो बड़े, गुज्जर नाला और रंगी नाला, इसके अतराफ जो इलीगल चाइना कटिंग से इमारतें बनी हैं, घर बने हैं, जो पार्क्स बने हैं, होटल्स बने हैं, इनको गिराया जाए। ये नाले की ज़मीनों के ऊपर जो घर बने हैं, इनकी वजह से जब बारिशें होती हैं तो नाला का पानी बंद हो जाता है, पूरा कराची डूब जाता है। अब वो जो लोग हैं जिन्होंने वो घर बनाए और वहां पे मुकीम है, वो लोग जब घर बना रहे थे तो किसी ने उन्हें प्लॉट तो बेचे है ना, किसी ने उन्हें परमिशन तो दी है घर बनाने की। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसका ये सारे का सारा मेन रोल था कि जिसने रोकना था ये सारा कुछ होने से, और उसने अपने काम नहीं किया। तो अब जो है वो एक आम आदमी के जो है सफर करना पड़ रहा है। एक आम बंदा जिसने अपनी जमा पूंजी लगा दी एक इनलीगल प्रॉपर्टी के ऊपर, कि पहले उसने एक इनलीगल, एक गैर कानूनी जगह को खरीदा, उसके ऊपर घर बनाया, अपने सारे जमा खर्च था, उस जमा पूंजी कह लें, जमा खर्च था, वो सारे का सारा उसके ऊपर लगा दिया। तो अपनी सारी सेविंग्स लगाने के बाद जब आप घर बना लें, उसके बाद आपको पता चले कि ये नाले की जगह अब हमने खाली करनी है, तो लाखों लोग जो है वो बेघर हुए हैं। ये कोई हजारों की बात नहीं है, ये लाखों लोगों की बात है। इसी तरह जो कराची सर्कुलर रेलवे है उसकी ज़मीनों के ऊपर भी कब्जा किया था माफिया ने। और चाइना कटिंग कहते हैं जी, ये जो गवर्नमेंट के प्लॉट्स हैं या जो रफाई आमा के जो प्लॉट्स हैं कराची के अंदर, उनके जो प्लॉट्स आगे मजीद प्लॉट्स बना बना के जो लोगों को बेचे गए, उसे कहते हैं चाइना कटिंग। यानी सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है पार्क बनाने के लिए, ट्रेन की जो लाइन थी यहाँ से गुजरती, उसकी सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, तो उसको जो है कट करो, प्लॉट्स के अंदर डिवाइड करो और प्लॉट्स को जो है वो फिर आगे
पेज 2। तो ये है चाइना कटिंग जो कराची में बहुत ज्यादा हुई 2002 से लेके 2013 तक, तो बहुत ही ज्यादा हुई। तो ये थे दो एडिटोरियल। तीसरा एडिटोरियल देखते हैं। तीसरा एडिटोरियल क्या चीज है? तीसरा एडिटोरियल है सिनेमा इंडस्ट्री के बारे में। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट मुझे आ गया नजर एमसीक्यू। वो एमसीक्यू बन सकता है फ्रेरे हॉल का। जो फ्रेरे हॉल है ये कराची में है, बहुत फेमस हॉल है कराची का। और इसका आपने याद रखना है, इस हॉल का ये एमसीक्यू आ सकता है पीपीएससी में, पीपीएससी में आ सकता है, ठीक है, और पीएमएस में भी आ सकता है। पीएमएस का जो जीके का पेपर है। तो सिनेमा इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही है उसके बुरे हाल है। और कोविड ने तो बहुत ही ज्यादा जो है हिट किया है हमारी सिनेमा इंडस्ट्री को। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको मैं नहीं करवाऊंगा। आप देखें कि कराची के अंदर जो गुज्जर नाला और उरंगी नाले के जो लोग जो मुतासरीन हैं, अब वो लोग कहाँ पे जाएंगे? गवर्नमेंट जो उन्हें मुआवजा देने को फिर रही है, एक तो वो लेट मिलना है, दूसरा वो इनफ नहीं है कि उन तमाम लोगों के जो सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके परमानेंट सोल्यूशन वो उस मुआवजे से निकल आए। तो गवर्नमेंट का जो प्लान है वो लंबा है, और लोग जो हैं वो अब कहाँ पे जाएं, ठीक है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो सबको मानना ही है, और उनका डिसीजन बिल्कुल ठीक है कि इलीगल जगह जो थी वो लोगों को भी लेते हुए देखनी चाहिए थी कि यहाँ पे पहले नाला था। तो लोगों को भी आप, ये एक हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें उससे पहले अच्छी तरह देख लें कि आया ये सरकारी तो नहीं है, आया ये कोई नाजायज प्रॉपर्टी तो हम नहीं खरीद रहे, कोई हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा, ताकि कल को हम जब इन्वेस्टमेंट करें इस प्रॉपर्टी के ऊपर, घर वगैरह बना ले, ये ना हो कि बाद में आके कोई आके कहे कि जी ये आपने इलीगल बनाया तो अब आपको ये तोड़ना पड़ेगा। तो पहले ही आपको जो है तमाम चीज़ों को देखना चाहिए, तमाम फैक्टर्स को, उसके बाद जो है घर वगैरह बनाना चाहिए। तो आज का मैंने एडिटोरियल्स को और न्यूज़पेपर को इकट्ठा कर दिया, कल से इंशाल्लाह ये मैं इकट्ठी कर दूंगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि एक साथ 15 पे आप देखो फिर 7:45 पे देखो। तो न्यूज़पेपर और करंट अफेयर से रेलिवेंट जो चीज़ है, जो आप लोग मुझे बार बार कहते थे, तो वो 7:15 पे ही मैं अपलोड कर दिया करूंगा, उसको आप देख लेना करना, ठीक है। तो आज का जो था न्यूज़पेपर का इतना ही था। अब 8:15 पे आप लोग जो है वो जीके का देख सकते हैं।